साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 31वीं बिहार जो पीसीएसजे या बिहार जुडिशरी का जो पेपर हुआ है 6 दिसंबर 2020 को, उसका जो जीएस वाला पोर्शन है उसके आंसर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और जहाँ पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण की ज़रूरत है अर्थात व्याख्या की ज़रूरत है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ मेरे पास सेट ए है, तो आप यहाँ से अपने प्रश्नों को जाँच सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर में सही हो रहे हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है। तो कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न था कि इस समय मोहनजोदाड़ो किस देश में है। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में है और हड़प्पा कालीन जो है सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदाड़ो ही है। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा इसको बनवाया किसने था। तो पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और धर्मपाल को पाल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इसके अलावा एक और विश्वविद्यालय है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के ही जो संस्थापक गोपाल थे उनके द्वारा स्थापित कराया गया था। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा, जबकि जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना पाल वंश के शासक सबसे महान शासक धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। अगला है वेदों में प्राचीनतम कौन सा। तो 4 वेद है, इसमें से सबसे प्राचीनतम जो है आपका ऋग्वेद है। अगला है अयोध्या किस नदी के तट पर है। अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के तट पर है। ठीक है, सरयू नदी के तट पर है। अगला है शक संवत का प्रारंभ जो है कब होता है। तो शक संवत का प्रारंभ जो है ये 78 ईस्वी से माना जाता है, 78 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है। बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, ये कहाँ पे है। ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला है मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। तो मेगास्थनीज को जो है राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। अगला है अजंता की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं। तो ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। कुछ अन्य बातें भी याद रखिए, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर या कह सकते हैं जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, ऋषभनाथ थे। जबकि इसके अंतिम और 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। अगला है पुरुषार्थ कितने होते हैं। तो पुरुषार्थ जो है वो 4 होते हैं। अगला है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया। तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और पंचतंत्र क्या है, इसको बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया गया था अलग अलग नामों से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है। तो त्रिपिटकों का जो संबंध है आपका बौद्ध धर्म से। 3 त्रिपिटकों में 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो इन तीनों की जो चर्चा है आपका बौद्ध धर्म में, मतलब अर्थात ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो इनमें से जो है मौर्य वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। मौर्य वंश ने जो है लगभग 500 वर्षों तक शासन किया था। इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। तो बाजार नियंत्रण के लिए खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था और भतीजा भी था। इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की जो नीति थी इसके लिए जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध रहा है। अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है आपका ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये चिश्ती संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के, चिश्ती संप्रदाय के। और इनका जो कार्यक्षेत्र रहा है वो आपका दिल्ली वाला इलाका रहा है। अगला है 10वें सिख गुरु का नाम क्या था। तो 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। और गुरु गोविंद सिंह जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था। तो दिल्ली का जो पहला मदरसा है ये अलाउद्दीन खलजी है। ये अलाउद्दीन खलजी के द्वारा 14वीं शताब्दी में, कब, 14वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। अगला है पद्मावत किसने लिखा है। तो पद्मावत पे पिक्चर भी पद्मावत नाम से बनी थी, बहुत विरोध भी हुआ था। तो इसके जो राइटर रहे हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी रहे हैं और इसको काल्पनिक पुस्तक ही माना जाता है, इस कहानी को काल्पनिक ही माना जाता है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये आपका शेरशाह सूरी के समय में
के समय के हैं, तो इस समय ये पुस्तक लिखते हैं। अगला है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के समय, अकबर के पुत्र जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। और स्थापत्य कला की यदि बात करें तो शाहजहां के समय में आपकी चरमोत्कर्ष पर थी। अगला है, शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का जो नाम था वो था शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले इनका नाम था। अगला है, इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसमें से यदि आप देखें बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब को, तो बाबर का जो शासनकाल रहता है आपका ये 1526 से लेकर के, भारत की बात कर रहे हैं, 1526 से लेकर के 1530 तक, मतलब कि आपका कुल 4 साल लगभग ये रहते हैं यहाँ पर। हुमायूं का शासनकाल देखें तो 1530 से लेकर के 1556 तक, 1556 तक कुल 26 वर्ष। और जहांगीर का यदि देखें तो 1605 से लेकर के 1627 तक, मतलब 22 वर्ष तक ये शासन करता है। और वहीं पे औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब जो है 1658 से लेकर के 1707 तक, मतलब कुल मिला के 49 वर्ष। तो इसमें आप देखें सबसे अधिक शासन कौन कर रहा है? औरंगजेब कर रहा है। यदि यहीं पर अकबर भी दिया होता तो अकबर सही होता। क्यों? क्योंकि अकबर जो है 1542 से लेकर के 1605 तक शासन करता है, कुल मिलाकर के 63 वर्ष तक। ठीक है। और जहांगीर 22 वर्ष तक। शाहजहां जो है, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, वो 1627 से 1657 तक 30 वर्ष तक, और औरंगजेब 49 वर्ष तक। तो इस प्रकार से यदि क्रम लगाना हो तो सबसे अधिक शासन कौन करता है? अकबर करता है। उसके बाद औरंगजेब है, उसके बाद आपका शाहजहां है, फिर हुमायूं है 26 वर्ष, फिर जहांगीर 22 वर्ष, और सबसे कम बाबर का है। आगे बात कर लेते हैं, भक्तकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तकालीन जो संत रहे हैं चैतन्य, इनका जो वास्तविक नाम था विशंबर था। और इनके बारे में कुछ और बातें करें तो चैतन्य का जन्म जो है 1486 ईस्वी में, कब? 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया के मायापुर गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम सची देवी था। और पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित भी कहा जाता था। और इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है। और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर ये पूरी उड़ीसा चले गए, और जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है, इसमें इन्होंने यह नारा दिया था। अगला है, मरहट्टा और केसरी समाचार पत्र, ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इनके द्वारा मराठा भी प्रारंभ किया गया था। तो मराठा जो है वो अंग्रेजी में है, जबकि जो केसरी है वो मराठी भाषा में है। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज से संबंधित, जिसकी स्थापना 1875 में की जाती है। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला है, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? तो इनके द्वारा इंडिया डिवाइडेड, कई बार पूछा गया है यह प्रश्न, तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो ये जो है मोतिहारी जेल, किस जेल से? तो ये मोतिहारी जेल से जो है, मोतिहारी जेल नहीं, हजारीबाग जो सेंट्रल जेल था, यहाँ हजारीबाग सेंट्रल जेल से ये निकल के भाग गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 31 की तरफ। तो अगला है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पे किया था? तो इन्होंने बैरकपुर से, और ये 34वीं जो रेजिडेंट था उससे संबंधित ये सिपाही रहे हैं, कई बार पूछ लेता है। तो 34वें रेजिडेंट के थे ये, और ये बैरकपुर में ये विद्रोह करते हैं। अगला है, सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो सहयोग है सती प्रथा को बंद कराने में, तो इसका ये इससे जो संबंधित रहे हैं, इससे आपका राजा राम मोहन राय संबंधित है। ये आपका 1829 में इससे संबंधित जो कानून लाया जाता है सती प्रथा को बंद करने का, 1829 में, तो ये राजा राम मोहन राय ने इसमें सहयोग किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अगला है, ये सती प्रथा है, ठीक है, और यहीं पे विधवा पुनर्विवाह की पूछा जाए तो उससे कौन संबंधित रहे? उससे ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1856 में, 1857 के 1856 में होता है, जब लॉर्ड
कैनिंग गवर्नर बनता है, ठीक है, जिसके समय में आपका 1857 का विद्रोह होता है। तो याद रखिएगा सती प्रथा का है, तो इससे संबंधित राजा राम मोहन राय हैं। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इसको बंद करने के लिए 1829 में कानून लाया जाता है। वहीं पे विधवा पुनर्विवाह से ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, इनके ही प्रयासों से जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में पूरा प्रस्ताव बन जाता है, परंतु वो हट जाता है। उसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग आता है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कानून था उसको पारित किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया था। तो इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले, जो कि महाराष्ट्र के काफ़ी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय के स्थापित किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत का गवर्नर बनाया जाता है और इसी के समय में जो है आपका 1857 की क्रांति भी होती है। 1922 में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो इसमें देखें तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में प्रारंभ होता है। चौरी चौरा की घटना आपकी 5 फरवरी 1922 को होती है। तो इस प्रकार से 1922 में कौन सी घटना होती है, चौरी चौरा की घटना होती है 5 फरवरी 1922 में आपके गोरखपुर जिले में होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 13 अप्रैल 1919 को होता है। साइमन कमीशन जो है ये आपका 1928 में आता है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 36 नंबर की तरफ चलते हैं। तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर, तो ऐसे तो सबसे बड़ा जिला जो जनसंख्या के अनुसार है, जिला यदि कहा जाए तो इलाहाबाद है, परंतु यहाँ नगर की बात कर रहा है तो कानपुर माना जाना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखें सतलज पे गुरु गोविंद सिंह सागर है, कावेरी पे कृष्णराज सागर है, चंबल पे गांधी सागर है, गोदावरी नागार्जुन सागर जो है गोदावरी नदी पर नहीं है बल्कि कृष्णा नदी पर है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला है मारवाड़ जो है राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो मारवाड़ जो है राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश का एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है। ये किसके खनन के लिए मशहूर है, पन्ना जिला है एमपी का। तो ये जो है आपके हीरे के खनन के लिए मशहूर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 40, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नज़दीक क्या है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ पे, ये जयपुर के नज़दीक। अगला है गंगा सागर, तो गंगा सागर कहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल साइड में है, जहाँ पे गंगा जो है समुद्र से मिलती हैं। तो ये गंगा नदी का एक अपतटीय सागर है। आगे है सरदार सरोवर, और ये भी जान लीजिए गंगा सागर एक तीर्थ क्षेत्र भी है, परंतु यहाँ माना क्या जाना चाहिए, गंगा नदी का अपतटीय सागर। सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नर्मदा नदी पे, गुजरात में स्थित है। अगला है कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है। आप मैप देखेंगे तो नीचे साइड में ये कन्याकुमारी के बाद समुद्र ही है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पोंगोंग झील, तो पोंगोंग झील जो है ये कर्ण से संबंधित है, क्योंकि इसी को लेकर के चीन और भारत के मध्य में जो है विवाद चल रहा है बॉर्डर पे। तो पोंगोंग झील है कहाँ पे, तो ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर स्थित है। अगला है लिप्राइट का खनन जो है कहाँ होता है। तो लिप्राइट का खनन जो होता है आपका नवेली में होता है। नवेली कहाँ पे है, तो नवेली आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोडांगू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोडांगू जो है कर्नाटक का एक जिला है जो कि काफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी मशहूर है। वैसे भी भारत में सबसे अधिक काफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में ही होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र कौन सा है, तो राउरकेला आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यहाँ पर जो है कंचनजंगा होगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। K2 भी भारत के उसमें पूरी तरीके से नहीं आता है, कंचनजंगा को माना जाएगा। कंचनजंगा जो है भारत का हिमालय के क्षेत्र में सबसे बड़ा या कहें भारत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है। ये आपका जो दार्जिलिंग और जो सिक्किम हिमालय है उसके अंतर्गत यह आता है, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं भूटान बॉर्डर पे स्थित है। और ये जो है आपका पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, फिर K2 है, और ये तीसरी है कंचनजंगा है, ठीक है। और हिमालय के क्षेत्र में जो है ऊंचे पर्वत शिखरों पर लेप्चा जनजाति भी पाई जाती है। कौन सी, लेप्चा जनजाति पाई जाती है। और यहाँ की जो प्राकृतिक दशाएं हैं, ये जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय वाले में, यहाँ पे द्वार स्थलाकृतियाँ का उपयोग चाय बागान के लिए भी किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु कब आती है। तो तमिलनाडु में ठंडी के सीजन में बरसात होती है, ठीक है। शीत ऋतु में यहाँ पे बरसात होती है। शीत ऋतु कब होगा, अक्टूबर से दिसंबर वाले टाइम में यहाँ पे बरसात होती है।
तो ये जो है इसे लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा यहाँ कहते हैं। तो लौटते हुए मानसून मतलब जो उत्तर नॉर्मली भारत में जो मानसून से बारिश होती है वो कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है, परंतु यहाँ पर जो है लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है उसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। उससे सर्वाधिक वर्षा जो है आपकी तमिलनाडु क्षेत्र में होती है ठंडी के सीजन में। और ठंडी के सीजन में आपका उत्तर भारत में भी वर्षा होती है, परंतु वो ये जो है जो उत्तर भारत में बरसात होती है ये लौटते हुए मानसून की वजह से नहीं होती, बल्कि जो पश्चिमी विक्षोभ आपका भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है उसकी वजह से होती है। अगला है कि सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग कौन करता है भारत में, कौन सा राज्य, तो तमिलनाडु सबसे अधिक करता है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मैथर द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या दिया गया है, तो परसेवरेंस। इसके लिए एक जो है प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें लोगों से नाम पूछा गया था बच्चों से, उसमें ये जो नाम आया था परसेवरेंस इसको चुना गया है। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद बिमल जुल्का के द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई थी, तो दिव्य प्रकाश सिन्हा को शपथ दिलाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी। यह किससे संबंधित है, तो यह जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए यह विवाद से विश्वास जो बिल लाया गया है या योजना है ये अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित है। और यहाँ ध्यान रखिएगा इससे पहले जो है एक और योजना इसी प्रकार की लाई गई थी, इसका नाम था सबका विश्वास योजना। सबका एक गलती हो गई यहाँ पर, ये जो विवाद से विश्वास बिल है ये प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। तो विवाद से विश्वास बिल 2020 जो लाया गया है जिसको मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी, यह डायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, जबकि इससे पहले जो लाया गया था सबका विश्वास योजना वह अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित जो भी विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए लाया गया था। तो दोनों पूछा जा सकता है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये विवाद से विश्वास बिल जो अभी लाया गया है लेटेस्ट वाला ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, जबकि इससे पहले जो लाया गया था सबका विश्वास योजना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर से संबंधित रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है, तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक जो है ये ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, ठीक है, ब्लॉकचेन पे आधारित होती है, जिसका अब इस्तेमाल जो है कई क्षेत्रों में जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में भी किए जाने पे कार्य किया जा रहा है। अगला है ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस, जिसकी हाल ही में व्यापार में 85 साल के बाद बंद करने की घोषणा हुई, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे कीथ मर्डोक। कौन थे, कीथ मर्डोक। अगला है उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की रिपोर्ट को जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में CAA का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करके एक ऐसे स्थल पर जाने को कहा गया जिससे जनता को असुविधा न हो, किस पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो यह जो पीठ थी यह थी न्यायमूर्ति SK कौल और KM जोसेफ की, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटेन की उस जेल का नाम क्या है जहां से जूलियन असांजे को फरवरी 2020 में जिला न्यायाधीश बेनेसा बैरेत्सर की एक अदालत में लाया गया था। अब सोचिए ऐसा करंट ये पूछ रहे हैं कि इसको कौन पढ़ता होगा, परंतु तो इन्होंने पूछा है। तो ये जो जेल रही है ये जेल थी बेलमार्स जेल। कौन सी जेल थी, बेलमार्स जेल थी। अगला है फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि एक व्यक्ति को नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण का दावा करने का मौलिक अधिकार नहीं है। इसने किस अदालत के फैसले को रिजेक्ट किया जिसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कोई आरक्षण प्रदान किए बिना सार्वजनिक सेवाओं में सभी पदों को भरने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जजमेंट को इन्होंने ओवर रूल किया है। अगला है किस अखबार में शशि थरूर द्वारा एक साप्ताहिक कॉलम वर्ड ऑफ द वीक दिया जाता है, तो आप सोचिए ये ऐसा करंट बना रहे हैं, इस करंट को कौन पढ़ेगा, तो इसका जो उत्तर है आपका हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मतलब ये ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जिसमें ये जिसने भी पेपर ये क्वेश्चन बनाया उसका पूरा मोटो ये था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व ही ना कर पाए। अगला है 60 नंबर, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस पुरुष एकल फाइनल 2020 में नोवाक जोकोविक ने किसे हराया था, तो डी थियम को हराया था। अगला है आगरा के मेयर का नाम बताइए जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ये भारत की अभी कुछ समय पहले यात्रा पे थे चुनाव के पहले अपने चुनाव के पहले ये, तो इनको 12 इंच की चांदी की चाबी सौंपी जब उन्होंने हाल ही में
आगरा का दौरा किया था, ताजमहल गए थे ये। तो ये पूछा गया कि आगरा के मेयर का नाम क्या है, तो नवीन जैन इनका नाम है। अगला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में स्थायी कमीशन की हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता कौन थी, तो इसकी पहली याचिकाकर्ता थी बबीता पुनिया, याद रखिएगा बबीता पुनिया। अगला प्रश्न है कि इन गायकों में से, जो नीचे गायक दिए गए, इनमें से किसने हाल ही में एक युवा कवि आमिर अजीज का दोहा जो है वो पढ़ा था, तो रोजर वाटर्स के द्वारा यह दोहा पढ़ा गया था इनका, आमिर अजीज का। अगला है, फरवरी 2020 में अपनी महाभियोग की कार्रवाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए इनमें से किस रिपब्लिकन सीनेटर ने वोट दिया था, रिपब्लिकन सीनेटर ने वोट दिया था, तो इसमें जो है मिट रोमानी ने, किसने, मिट रोमानी ने दिया था। अगला है, एक महिला द्वारा अकेले, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या है, रिपब्लिकन के हैं और रिपब्लिकन के हैं, तो इन्हीं के पार्टी के सीनेटर ने वोट दिया था। एक महिला द्वारा अकेले लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के किसके रिकॉर्ड को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने अभी हाल ही में तोड़ा है, तो क्रिस्टीना कोच ने जो है पेगी व्हिटसन, किसके, पेगी व्हिटसन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अभी क्रिस्टीना कोच जो है, इन्होंने सबसे अधिक समय तक महिला के रूप में, पुरुष के रूप में नहीं या अंतरिक्ष यात्री के रूप में, महिला के रूप में सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का जो रिकॉर्ड बनाया, कितने दिन रही है, 328 दिन रहने के बाद ये धरती पर वापस लौटी। और इससे पहले किसका रिकॉर्ड था, पेगी पिटसन का, तो इन्होंने पेगी पिटसन का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला है, मार्च 2019 में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो उस समय के कल्चरल मिनिस्टर जो थे शर्मा जी थे, उनके द्वारा लाल किला दिल्ली में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय को स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो इसका जो शीर्षक है या पुस्तक का जो नाम है, माइंड मास्टर। अगला है, मार्च 2020 में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो मुहिद्दीन यासिन को। इनके पहले कौन थे, इनके पहले महातीर मोहम्मद थे, जिनके एक बयान से जो है, जिनका बयान कश्मीर के बारे में था, उनके विवाद पे जो है भारत ने रिएक्ट किया था, जिसकी वजह से भारत और मलेशिया के बीच में एक तरीके के जो व्यापार तनाव था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। उसके बाद जो है वहाँ से उनको हटाया गया और मुहिद्दीन यासिन को प्रधानमंत्री, 8वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया वहाँ पे। चापचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो चापचार कूट त्यौहार जो है आपका मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ पे, मिजोरम में मनाया जाता है। और मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। अगला है, 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो जो थे वो 2020 में, अर्थात 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। अगले प्रश्न 71 की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है माइक्रोवेव जो होता है एक प्रकार का रेडियो वेव होता है, तो रेडियो वेव होता है, तो इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला है, एलईडी अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो एलईडी प्रकाश स्रोत विद्युत की कम खपत करता, सही है। एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये भी सही है। एलईडी आपका कई कलर में उपलब्ध है, ये भी सही है। एलईडी में पारा होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, ये गलत है, इसमें पारा नहीं होता है, तो 72 का डी। अगला है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है, तो आप सिलाई मशीन देखिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में ही ऊपर नीचे होता है ना, तो ये आवर्ती होती है। किस प्रकार की होती है, आवर्ती होती है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है, विद्युत विभवांतर की इकाई जो होती है बोल्ट होती है। क्या होती है, बोल्ट होती है। आगे चलते हैं। अगला है कि मानो आंख अपने पर किसी वस्तु की छवि बनाती है, कहाँ पर जो है ये छवि बनाती है, तो इसके द्वारा जो है रेटिना पर छवि बनाई जाती है। कहाँ पर, रेटिना पर छवि बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 76 नंबर की तरफ। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा वर्ण झुकता है, तो यहाँ से जब कोई व्हाइट या रेज आती है तो ये क्या होती है, इस प्रकार से डेविएट होती है। तो सबसे कम जो झुकाव होता है, सबसे कम डेविएशन किस में होता है, लाल कलर में होता है। ठीक है, इसका फैलाव नहीं होता है, इसीलिए आप देखेंगे जो ट्रेन के सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो बैगनी कलर होता है इसमें सबसे अधिक डेविएशन होता है, मतलब सबसे अधिक झुकाव होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, आघात और प्रत्याघात के बल, ये आपके कूलाम के नियम पर आधारित होता है, तो ये हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं।
तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो गैस क्या होगा? कंडेंस होगा अर्थात संघनन होगा तो वो तरल होगा, ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा तो वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा तो संघनन हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजनों का जब भी आप रॉकेट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्रायोजेनिक इंजनों की बात की जाती है, तो यह रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? फ्यूज। फ्यूज जो होता है विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए, कि जब ज़्यादा वोल्ट बढ़ता है तो उसको मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है फ्यूज का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 81 की तरफ। तो 81 है एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपातिक सूत्र को होगा। तो इस प्रकार के उन्होंने प्रश्न बनाए हैं साइंस से कि अच्छे का दिमाग चकरा जाएगा। तो इसमें आप आंसर देख लीजिए, इसका आंसर बी होगा, AB3। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरो मैग्नेटिक होता है? तो CrO2 अर्थात इसका पूरा नाम क्या है? क्रोमियम डाइऑक्साइड। ये CrO क्रोमियम है तो क्रोमियम डाइऑक्साइड है ये। अगला है एक कारखाने में 40 किलोग्राम कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर जहां तक 9 kg होना चाहिए। अगला यदि दिए गए सेल का E0 मतलब प्रारंभिक मान जो है 298 केल्विन ताप पर 1.1 वोल्ट है तो संतुलित स्थिरांक का मान क्या होगा? तो इसका आंसर जो है बी 10^37। अगला है तीन धातुओं X, Y और Z के मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है 1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट और माइनस 3.3 वोल्ट है। तो तीनों धातुओं के रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम क्या होगा? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल जो होता है, हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो क्या होता है? तो ये जो है आपका नहीं बदलता है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 साल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा होता है? तो इसके लिए K4FeCN6, इसका पूरा नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? तो हीलियम का जो नाभिक होता है 4He, ठीक है, इसे आप 2He4 लिख सकते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होती है। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है? तो मोनोजाइट। ये आपका जो केरल का समुद्री तट है यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है मोनोजाइट। अगला है शुष्क बर्फ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रक्रिया के लिए इसमें आपका डी ऑप्शन जो है ΔH और ΔS दोनों धनात्मक होते हैं, ये सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 91 की तरफ। तो 91 क्वेश्चन है आर्गेनल को जो है किसके द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है? तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका हो गया। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन या सिनेप्सिस या इसे द्विसंयोजी गठन कहते हैं, ये कब होता है? तो ये जो होता है जायगोटिन अवस्था में गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं और इसी क्रिया को अंतर्ग्रथन या इसी को सिनेप्सिस कहते हैं इंग्लिश में, या युग्मन, ये होता है आपका जायगोटिन के समय में। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है, तो ये जो है धनात्मक अन्योन क्रिया है। अगला है ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है? तो थोड़ा सा देखें तो जो अमाशय होता है स्टमक, इससे निकलने वाला जो जठर रस या गैस्ट्रिक जूस होता है ये अम्लीय होता है और इसमें जो दो एंजाइम पाए जाते हैं, कौन सा? एक पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। तो पेप्सिन आपका यहाँ पे बात कर रहे हैं तो पेप्सिन क्या हो गया? ये क्षारीय होगा, सॉरी अम्लीय होगा। वहीं पे जो अग्नाशय से जो है अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस किस तरह होता है? क्षारीय होता है और इसमें 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो आपका जो पेप्सिन है, पेप्सिन आपका अम्लीय है और ट्रिप्सिन क्या है? क्षारीय है। तो यहाँ पे क्या कहा? ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ऐसा करता है। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर हैं? तो इसमें आपका जो है सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलाइन। अगला है 96 नंबर की तरफ चलें। तो
यहाँ पे पूछा कि खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हुई, किसके खोज के कारण? तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लीज एंडोन्यूक्लीज की खोज की वजह से जो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो ये 2 प्रकार के अंडे देती है, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता, दूसरे से बनते हैं ड्रोन। अगला है बैक्टीरिया, माइक्रोकांडिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम में होते हैं 70s ये के प्रकार के। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रे फंगी, जो रे फंगी है आपका, रे फंगी क्या है? तो रे फंगी जो है आपका एक्टिनोमाइसेटस है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र जो छिद्र जो है वो बंद हो जाते हैं तो तब क्या उत्पन्न होता है? तब इससे जो है एब्सिसिक एसिड आपका सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो बिहार जुडिशरी का जो पेपर हुआ 6 दिसंबर 2020 को, उसका जो पहला पेपर था जो जनरल साइंस से संबंधित था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर पूरे विस्तार से देखा। तो इसको एक बार आप पूरे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो आगामी बिहार की परीक्षाएं जैसे कि 6वीं बीपीएससी के एग्जाम, वहाँ इससे परीक्षा में प्रश्न दोहराए जा सकते हैं या आपको पता चल सकता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।